नमस्कार। प्रिय एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए हम जयशंकर प्रसाद की लिखी रचना कामायनी की व्याख्याएं कर रहे थे। तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम चिंता सर्ग है, इसमें से ये व्याख्याएं हमने की हैं। आगे बढ़ते हुए हम जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि बंधी महाबट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुण विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। सर्वप्रथम कवि चिंता सर्ग में मनु के अकेलेपन, उनकी निराशा, उनके दुख और वेदना को प्रकट करते हैं। उस परिवेश को चित्रित करते हैं कि जल प्रलय के पश्चात जो है मनु पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। इससे पहले के पद में पद्यावतरण में जयशंकर प्रसाद जी मनु की शारीरिक सुंदरता का वर्णन करते हुए उनके शारीरिक सौष्ठव का वर्णन करते हैं कि मनु के शारीरिक सौंदर्य से या शारीरिक अंग विन्यास से उनके बलिष्ठ होने का, उनके बलशाली होने का पता चलता है कि व्यक्ति जो है अत्यंत बलिष्ठ है, लेकिन मलिनता और उदासी उनके चेहरे पर छाई हुई है। अब आगे का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं कि जल प्रलय के समय मनु एक नाव पर चढ़ गए थे और सौभाग्यवश कहिए या कैसे कहिए उसको कि वो उत्तर गिरी के समीप बह करके आ गई थी। अब मनु को वहीं वो नाव दिखलाई पड़ रही थी कि मनु जो है वो पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे और जहां नाव ने उनको छोड़ा हुआ था वो उस स्थान को देख रहे थे कि विशाल बट वृक्ष से बंधी हुई उनकी यह नाव, जो पहले जलमग्न थी कि वो नाव भी डूब गई थी, वो अब बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद वो सूखे स्थान पर पड़ी दिखाई पड़ती है। कि बंधी महाबट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही। कि जल प्रलय के बाद जब जल उतर गया, धीरे धीरे जो है वो पिछली पंक्तियों में भी कवि ने इस बात का संकेत दिया है कि जल का जो उफान था, जल का जो बाढ़ थी, वो अब धीरे धीरे उतार की ओर थी। जल जो है वो धीरे धीरे उतर रहा था और अब जो है धरती भी दिखाई पड़ रही थी। तो कभी कहते हैं कि जिस बट वृक्ष के तने से मनु ने अपनी नाव को बांधा था, नौका को बांधा था, वो अब दिखाई पड़ रही थी। वो नौका अब सूखे में पड़ी थी। उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। कि वो बाढ़ का जो जल था वो अब पानी धीरे धीरे उतर रहा था। अब पृथ्वी का तल भी दिखाई देने लग रहा था। कि कवि का कहने का आशय ये है कि जल प्रलय का जो प्रकोप था वो समय के साथ साथ अब धीरे कम होता जा रहा था। मनु को अब देव जाति के वैभव और विलास और उसके बाद जो विनाश की कथा है वो याद आ रही थी। कवि लिखते हैं कि निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी। कि जैसे जैसे धरती का दिखाई पड़ रही थी, जल उतर रहा था, वैसे वैसे मनु को देव जाति और मानव जाति का जो वैभव और विलास था जो पहले था, वो और उसके पश्चात जो विनाश की कथा है उसकी कहानियां उनको याद आ रही थीं। उस विनाश को मनु ने अपनी आंखों से देखा था और उनके आंखों से देखा था, अतः उनके हृदय को मर्म वेदना, कि उनके हृदय को ये वेदना सता रही थी, वो पीड़ा निकल के बाहर आ रही थी। मनु के हृदय की यह पीड़ा अत्यंत मर्मस्पर्शी थी और वह हृदय के बाहर आने लगी थी। कवि कहते हैं कि वो पीड़ा, वो वेदना कहानी के रूप में मनु के हृदय से फूट रही थी और उस अपनी करुणा से उस श्रोता के हृदय को भी दुख से भर देती थी। किंतु वहाँ पे उनको देखने वाला या उनको सुनने वाला तो कोई नहीं था। केवल कौन था? मनु अकेले थे और संपूर्ण प्रकृति थी। कि वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। कि सुनने के नाम पे या श्रोता के नाम पर मनु के अतिरिक्त कोई अन्य प्राणी शेष नहीं बचा। सब जलमग्न हो गए थे, सबका विनाश हो गया था। तो ऐसे अवसर पर केवल अब मनु थे और ये संपूर्ण प्रकृति थी। कि ये प्रकृति मनु की इस करुण कथा को सुनकर रो नहीं रही थी, अपितु हस्ती सी पहचानी सी। कि वो हंस रही थी और पहचानी सी कि
पहचानी से का कवि ने यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया है कि संपूर्ण प्रकृति ने ही इस विनाश लीला का आरंभ किया है, कि प्रकृति ने ही मानव जाति का विनाश किया है। तो इस विनाश को वो पहचानती थी और अपने इस कार्य पर वो हंस रही थी, वो रोई नहीं थी। कि कवि ये कहते हैं कि वह अकेली प्रकृति सुन रही, कि मनु के हृदय से उस जल प्लावन के पश्चात धरती को देख करके जैसे जैसे धरती निकल रही थी, उस बाढ़ का पानी उतर रहा था, वैसे वैसे मनु विगत दिनों की स्मृतियों भी उनके मन में कहानी के रूप में या उस वेदना या पीड़ा के रूप में फूट रही थी। कि इस पीड़ा को, उनके इस दुख को केवल सुनने के लिए प्रकृति ही उनके पास थी, जो उनकी परिचित थी, वो पहचानी सी थी। यह प्रकृति मनु की इस करुण कथा को सुनकर रोई नहीं थी, बल्कि हंस रही थी, क्योंकि इस करुण कथा का कारण वो स्वयं थी। प्रकृति ने ही तो मानव जाति का विनाश किया था। मर्म वेदना करुणा विकल कहानी में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। प्रकृति सुन रही हस्ती सी में मानवीकरण का कवि ने प्रयोग किया है। मनुष्य किसी को अपनी पीड़ा या दुख इसलिए सुनाता है कि वो उसके प्रति सहानुभूति दिखाए या उसका दुख कुछ हल्का हो जाए या कम हो जाए। परंतु यहाँ प्रकृति मनु की मर्म स्पर्शी कहानी को भी सुन करके हंसती रहती है। यह स्थिति मनु के लिए कितनी ही कष्टकारी होगी, यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कि प्रकृति उसके दुख को सुन करके रो नहीं रही है, अपितु उस दुख को सुन करके वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, क्योंकि उस विनाश का कारण वो स्वयं है। आगे लिखते हैं कवि कि ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व की बनव्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, हे अभाव की चपल वाल के, री ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप के, ओ जलमाया की चल रेखा। तो प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं। मनु जो हैं वो देव जाति के एकमात्र पुरुष हैं जो जल प्रलय के बाद, विनाश के बाद केवल वो अकेले ही बचे हैं। तो उस प्रलय के बाद सर्वत्र सर्वनाश हो गया, विनाश हो गया। तो पहली बार मनु के हृदय में, मानस में चिंता का भाव उदित होता है। ये जो संपूर्ण पद्यावतरण है वो, इसको कवि ने चिंता नाम दिया है, इस सर्ग का नाम ही उन्होंने चिंता रखा है। तो प्रथम बार जब मनु के मन में, उनके मानस में चिंता का भाव उदित हुआ, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों के रूप में कवि ने मनु के मनोभावों को प्रकट किया है कि अरि चिंता की पहली रेखा, कि तू अरि विश्व बन की ब्याली, कि तू संसार रूपी इस उपवन में, ब्याली यानी सर्पणी के लिए ब्याली शब्द का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है, कि सर्पणी के समान इस वन, संपूर्ण विश्व रूपी वन में चिंता की पहली रेखा तो उदित होती है। कि इस तो ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली, कि जैसे सर्पणी जो है वो अपने विश्व से सबका नाश कर देती है, वैसे ही इस चिंता की पहली रेखा है वो सर्पणी के समान है, इसने संपूर्ण विश्व का विनाश कर दिया है। फिर कहते हैं कवि कि उसने सभी मनुष्यों को डसकर अपने घातक विष का संचार कर दिया, कि तू ज्वालामुखी पर्वत के उस प्रथम कंपन के समान मतवाली या विवेक शून्य है, जिसके उपरांत भयानक सर्वनाश स्फोट होता है। कि ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, कि पहले तो कभी जयशंकर प्रसाद जी चिंता को सर्पणी के रूप में प्रकट करते हैं, फिर कहते हैं कि तू पर्वत पर स्थित ज्वालामुखी के समान है। जो ज्वालामुखी प्रथम बार फटता है तो पहला जो कंपन धरती के अंदर होता है, कि उस प्रथम कंपन के समान तू मतवाली है, कि अपनी मनमर्जी करने वाली है, जो भीषण ज्वालामुखी के रूप में तू प्रकट होती है। कि तू जो ज्वालामुखी पर्वत के उस प्रथम कंपन के समान मतवाली व विवेक शून्य है, जिसके उपरांत भयंकर सर्वनाश स्फोट होता है। कि ज्वालामुखी का प्रथम कंप, पहली बार जब धरती कांपती है, कि पहली उसकी गड़गड़ाहट आगामी कि आगे आने वाली विनाश का सूचक होती है। कि चिंता भी प्राय जब हम चिंतित होते हैं या प्रथम बार चिंता मन में उदित होती है, तो भविष्य में होने वाली घटनाओं का या भविष्य में आने वाली विपदाओं का वो संकेत होती है। फिर कहते हैं कभी कि हे अभाव की चपल वाले के, री ललाट की खल रेखा, कि तू कैसी है, अभाव की चंचल
स्थिर नहीं रहने वाली, जो कैसी है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, कि कवि ने यहाँ पर चिंता को अभाव की चपल बालिका संबोधित किया है कि तू हे अभाव की चंचल स्थिर ना रहने वाली बालिका के समान है, कि जो मस्तक पर, ललाट पर खल माने कुटिल वक्र या दुर्भाग्य की सूचक के रूप में प्रकट होती है। कि कभी कहते हैं कि हे अभाव की खल रेखा, हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल रेखा, कि हम अपने दुखों का कारण अपने भाग्य को मानते हैं, कि हमारे माथे की लकीरों के कारण ही हमको दुख उठाना पड़ा है। तो कभी ये कहते हैं कि ये चिंता जो है वो हमारे ललाट की खल रेखा के ही समान है, जो हमारे दुर्भाग्य की सूचक है। और अभाव की चपल बालिका के अभाव के कारण ही कि दुख का जन्म जो है प्राय अभावों से ही होता है। तो चिंता की उत्पत्ति भी अभावों के कारण होती है, दुख की, और उसके पश्चात दुख की उत्पत्ति होती है। तो कभी कहते हैं कि चिंता जो है वो चिंता का प्रादुर्भाव, चिंता की उत्पत्ति अभावों से होती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर चिंता को अभावों की, कष्टों की बालिका कहा है। और फिर कहते हैं कि ललाट की खल कुटिल वक्र रेखा है, जो तू व्यक्ति के मस्तक पर प्रकट होती है। फिर कहते हैं हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा। फिर कभी कहते हैं कि तू हरी भरी सी दौड़ धूप की प्रतीक है और चल माया की चंचल रेखा के समान है। तो कवि का तात्पर्य ये है कि चिंता मनुष्य के भाग्य की दुष्ट रेखा है, क्योंकि उसके उदित होते ही मनुष्य को अपने दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है। आशा से भरी हुई दौड़ धूप में इसी कारण मनुष्य आशा और निराशा के बीच भटकता रहता है। कि जब हम चिंतित होते हैं या कोई कष्ट होता है, विपत्ति होती है, तो हम ज़्यादा दौड़ धूप करते हैं उस चिंता से मुक्त होने के लिए। तो इसलिए कवि ने यहाँ चिंता को कहा है कि हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा, कि तू चिंता को संबोधित करते हुए कि तू मनुष्य के हृदय में जब उत्पन्न होती है तो मनुष्य को अपने दुर्भाग्य की सूचना मिल जाती है। इस दुर्भाग्य के कारण मनुष्य जो है वो आशा में कि कुछ अच्छा होगा तो दौड़ धूप करता है, भागता दौड़ता है और आशा और निराशा के बीच भटकता रहता है। कि जिस प्रकार मरु प्रदेश में जल की इच्छा में प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाले जल के आभास को सत्य मानकर पानी के लिए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार मनुष्य इस चिंता के घेरे में फंसकर संसार में भटकता है। तो चिंता नामक अमूर्त मनोभाव में ब्याली आदि मूर्त पदार्थों का कवि ने यहाँ आरोप किया है। विश्व बन की ब्याली में रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और पहली रेखा और प्रथम कंप कहकर कवि ने यह सूचित किया है कि मनु को चिंता की अनुभूति प्रथम बार हुई है। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी ने चिंता नामक मनोभाव का वर्णन यहाँ अत्यंत ही मनोवैज्ञानिक शैली में किया है। आगे हम अगले व्याख्यान में इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।